नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें। द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को सकुशल व पारदर्शी रूप से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन व पंचायती राज विभाग ने अपनी कवायद तेज कर दी है। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर आरक्षण लागू करते हुए आपत्तियां मांगी गई थीं। अंतिम तिथि तक जनपद में सीटों के आरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर कुल 675 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। आपत्तियों की जांच कर 13 अथवा 14 मार्च को सीटों के आरक्षण संबंधी अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। आरक्षण का निर्धारण शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। कल तक की जो कलेक्शन हुआ है हम लोगों के जनपद में 675 आपत्तियां जिले स्तर पर प्राप्त हुई हैं, जिसमें ग्राम प्रधान, BDC तथा जिला पंचायत सदस्यों के सीट की जो आरक्षण सूची प्रकाशित हुई है उसके क्रम में डाली गए हैं। और अभी विभिन्न शासन से या अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय से, ब्लॉकों से आपत्तियां शाम तक जो पड़ी थी वो कलेक्ट हो गई हैं, उसको छांटा जा रहा है। और इसमें जो आपत्तियां हैं मूलतः जो हमारे शासनादेश जारी हुआ है, शासनादेश के क्रम में यहाँ पे कार्रवाई की गई है। आरक्षण के संदर्भ में सारे डाटा भी प्रकाशित किए गए थे। साथ में लोगों को अक्सर ये आपत्ति है कि हमारा जो है जो नए ग्राम पंचायत बने हैं, जो पिछले 15 में वो आरक्षित हो गए हैं, तो उनका ये मानना था कि अभी नई ग्राम पंचायत जो है पुराने वाले ग्राम पंचायत में थी तो आरक्षित थी, फिर कर दी गई है। उसको सामान्य बैकवर्ड जैसी भी उनकी मांग है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी अब बात रखी हुई है। और इसकी जांच के लिए जैसे 11, 12, 13, 10, 11, 12 3 दिन का समय है आपत्तियों के निस्तारण का। तो आज से कार्रवाई हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें DPRO, अपर मुख्य अधिकारी, CDO साहब या DM साहब उसके मेम्बरान हैं। इस पे एक आपत्तियों पे गहन रूप से चर्चा की जाएगी। जो नियमानुसार है, शासनादेश के अनुसार है, उसके साथ उसका निस्तारण किया जाएगा। तो टीम भी बनाई गई है जांच के लिए की नहीं, जांच की टीम यही है जो अंतिम निर्णय लेगी। साथ में BDO पंचायत से भी बुलाया गया है कि शाम तक वो परीक्षण करेंगे, क्योंकि आपत्तियों की संख्या 800 से 900 के लगभग है। तो ब्लॉक वार इसको छांटा जा रहा है, आपत्तियां की जा रही हैं, उस पर टिप्पणियाँ लिखी जाएंगी जो शासनादेश के क्रम में है। सूचनाओं का मिलान होगा, कहीं कोई गलती तो नहीं है, आपत्ति की जो बात कही सही है कि नहीं है, उसके क्रम में ही निस्तारण किया जाएगा। जो BDO पंचायत की टीम प्लस जो जिले स्तर पर हमारी टीम है, हमारे ADPRO साहब हैं श्रीकांत दरबे जी, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, देख कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग 12 को उसको निस्तारित कर लेंगे, 13-14 में इसका प्रकाशन कर देंगे। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए बैठक संपन्न हुई। पंचायत चुनाव में लगाए गए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने सेक्टरों में जो भी मतदेय स्थल और मतदान केंद्र हैं उसका स्वयं निरीक्षण कर मतदेय स्थल, मतदान केंद्रों पर दिव्यांग जनों के लिए रैंप, पीने का पानी, महिला पुरुष शौचालय, फर्नीचर, बिजली, दरवाजा, खिड़की आदि की जाँच कर लें। यदि कोई कमी है तो उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में तहसील बुरहानपुर सदर, निजामाबाद व तहसील फूलपुर के सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में जिस स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है उसमें बिजली का कनेक्शन कराएं एवं अन्य कमियों को दूर करें। जिलाधिकारी ने DPRO को निर्देश दिया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। DM ने SDM बुरहानपुर सदर, निजामाबाद व फूलपुर को निर्देश दिए कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के खिलाफ गड़बड़ी करने की रिपोर्ट आई है उनको तुरंत नज़रबंद करें। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजकेश सिंह, संबंधित एसडीएम व जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। आजमगढ़ के सिधारी थाना के समीप स्थित पुलिया के नीचे बुधवार की सुबह एक 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नागरिकों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। नरौली सिधारी मार्ग पर स्थित सिधारी थाना से लगभग 200 मीटर दूर पुलिया के नीचे नाले में बुधवार की सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों की नजर एक युवक के शव पर पड़ी तो वे सख्ते में आ गए। उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। काफी मशक्कत के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। थाना अध्यक्ष सिधारी ने बताया कि मृत युवक नीले रंग का जींस पैंट, नीले रंग का टी शर्ट व काले रंग का शर्ट पहने हुए है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शव देखने से प्रतीत हो रहा है कि उसकी मौत लगभग 20 से 25 दिन पूर्व हुई है। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। सिधारी इंस्पेक्टर ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। शहर के नरौली में स्थित जमीन के विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ब्रजलाल सोनकर पर मारपीट करने के मामले में सिधारी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इसको लेकर पूर्व विधायक ने अपनी सफाई दी है। नगर के नरौली स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर सपा नेता ने कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वह झूठी हैं। वास्तविकता यह है कि मौके पर किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की गई। अगर मारपीट होती तो कोई चोटिल होता और स्थानीय पुलिस द्वारा मुआयना करवा कर केस किया जाता। उन्होंने कहा कि विवादित भूमि बनाम करता लालदीन सोनकर निवासी नरौली के परिवार को 30 वर्ष पूर्व से कब्जा होने के कारण 1997 में मुंसफ शहर न्यायालय द्वारा आबादी घोषित करते हुए चौहद्दी दिखाई गई थी। सन 2010 में मैंने बनामा लिया, तब से आज तक जमीन मेरे कब्जे में रही। मैंने 2017 में निर्माण शुरू किया और आज भी मौके पर मेरे 8 कॉलम की सरिया खड़ी हुई है। उस समय विपक्षी रामाश्रय राय के परिवार के लोग, अविनाश राय आदि लोग अपने 50 साथियों के साथ मौके पर आए और काम को बंद करवा दिए। अपना कब्जा बरकरार रखते हुए विवाद से बचने के लिए शांतिपूर्वक मैंने काम बंद करा दिया और सिविल जज आजमगढ़ के न्यायालय में उनके परिवार के विरुद्ध वाद दाखिल किया, जो अभी भी न्यायालय में चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 30 अप्रैल को नियत है। पूर्व विधायक ने कहा कि मैं सही हूं, इसके बावजूद राजनीतिक विरोधियों ने षड्यंत्र रचकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जो फैसला आएगा वह मान्य होगा। दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से लगातार मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रामाश्रय राय के परिवार द्वारा झूठा बयान दे करके मेरा मान सम्मान करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि मैं लखनऊ में था। मेरे घर से फोन गया कि हमारी प्रॉपर्टी पर रामाश्रय राय के परिवार के अवनीश राय और अन्य लोग 25-30 गुंडों को लेकर के और लगभग 1 दर्जन मजदूरों को लेकर के बाउंड्री करवा रहे हैं। मैं तुरंत वहां से चल दिया और रात में आया। आकर के मैं एसओ साहब से मिला। मैंने एसओ साहब से कहा, मान्यवर, यह प्रॉपर्टी मैंने बैनामा लिया है 3 बिस्सा, और जिस आदमी से बैनामा लिया है उसको 1997 में मुंसफ न्यायालय से यह प्रॉपर्टी चौहद्दी दिखा करके उसको आबादी डिक्लेयर करते हुए दी गई। और 1997 में ये भी दिखाया गया है कि करीब 30 साल पहले से, यानी 1975-76 से वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में थी। इस आधार पर उसको शेड्यूल कास्ट का आदमी था, उसको अलॉट कर दी गई। मैं आया तो चूंकि मैं भी शेड्यूल कास्ट का हूँ, मुझे बैनामा लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने 2010 में बैनामा ले लिया। 2017 में मैं जब काम शुरू करने गया, तब उस समय रामाश्रय राय के परिवार के अवनीश राय वगैरह ये 50 अपने साथियों को लेकर के आकर के मेरा काम रोकवा दिया। कोई अपनी घटना न हो, शांतिपूर्वक मैंने काम को बंद कर दिया और प्रॉपर्टी निर्विवाद तब से मेरे कब्जे में थी और आज भी है। और इस पर जबरदस्ती
ये आदमी लेकर के 6 तारीख को चढ़ गए, कब्जा करने लगे। मैं आकर के एसओ साहब को सारी बात बताया, सारे कागजात दिखाया। उन्होंने फटकारा, डांटा इन लोगों की गलत बात है, आप किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर लेकर के आइए और विदाउट परमिशन ऑफ एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यू कांट डू एनी वर्क। आप वहां कोई कार्य नहीं कर सकते बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के। ये लोग मजबूर हो गए, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। चूंकि अभी कोर्ट में मैंने केस डाला है 2017 में, 2017 में मैंने केस डाला है, नोटिस दिया, पेपर में इश्तहार दिया, इनके यहाँ चस्पा किया, लेकिन सब कुछ के बावजूद ये लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं कोर्ट में। क्योंकि उनको मालूम है कि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पहला प्रश्न यही करेगा कि सिंस लास्ट 50 ईयर्स वेयर वेयर यू, आप 50 साल पहले से कहां थे। इस प्रश्न का उत्तर इनके पास नहीं है और मेरा केस वही क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये लोग नया रास्ता निकाल रहे हैं कि एसडीएम से पैमाइश की दरखास्त दे करके इन लोगों ने पैमाइश तो करा लिया। मैं सोचा पैमाइश करा करके ये कोर्ट में आएंगे, लेकिन ये पैमाइश करा करके बैठ गए और मेरे अनुपस्थिति में कब्जा करने लगे। तो हम लोग आए और एसओ साहब के महोदय से, एसओ महोदय के सहारे से, पुलिस के सहारे से हमने इन लोगों को हटाया और उस पर निर्देश दिया गया है कि जब तक आप किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी का आदेश नहीं लेते हैं तब तक आप प्रॉपर्टी पे नहीं जाएंगे। तो जवाब देना, क्योंकि अभी तक मुझे मालूम नहीं था, कि मुझे भी रात में पता चला कि मुकदमा दर्ज हुआ 323, 324 जी। सुन लीजिए, यह प्रेशर टैक्टिस है उन लोगों की, उन लोगों ने कराया है, लेकिन पुलिस को करना नहीं चाहिए। इसे नहीं करना चाहिए। पहले मेरा कागज देख लें, अगर मेरे कागज में 50 साल से हुआ प्रॉपर्टी निर्विवाद मेरे कब्जे में चली आ रही है, तो ये कैसे कहते हैं कि कब्जा सोनकर कर रहे हैं। मेरा तो कब्जा है ही, कब्जा वो कर रहे हैं, इसलिए केस उनके ऊपर होना चाहिए। यहाँ पुलिस की तरफ से कुछ त्रुटि हुई है, मैं इसका स्पष्टीकरण जाकर के भी लूंगा। मैं थाने पे जा रहा हूं। राजनीतिक दबाव उधर से पड़ा है क्या लग रहा है? मुझे लगता है राजनीतिक दबाव पड़ा है, क्योंकि वो लोग मुझको धमकी भी दे रहे थे कि ये सपा की सरकार नहीं है। मैंने कहा भाई सपा की सरकार नहीं है, मैं मानता हूं आपकी बात, आपकी सरकार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जबरदस्ती कब्जा करेंगे। वहां पर पूरा डिस्कशन हुआ एसओ के सामने, एसओ ने बल्कि डांट भी दिया कि ये पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, आप यहाँ अपनी बात रखने आए हैं, राजनीतिक बात मत करिए। आप पर आपके समर्थकों को ढपकाने का आरोप लगा है। या मेरा समर्थक कोई था ही नहीं, मैं तो मेरा भतीजा था, मेरे सारे बाल बच्चे तो बाहर रहते हैं, कोई आदमी मेरे साथ नहीं था, ना ही मौके पर कोई झगड़ा हुआ है, मेरा कोई भी बात नहीं है। संजय गुप्ता को सीओ साहब ने फटकारा कि तुम यहाँ बैठे हो, अपने घर में सीमेंट रख रहे हो, अपने दरवाजे पर गिट्टी ये गिरवा करके और यहाँ कब्जा करवा रहे हो, तुमको मालूम है कि विवाद चल रहा है, कि तुम क्यों बीच में आ रहे हो। तो बोला साहब हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी क्या साठगांठ है भगवान जाने। संजय गुप्ता के कंधे पे बंदूक रख करके वो शिकार खेल रहे हैं, तहरीर उन्हीं की तरफ से। बिल्कुल संजय गुप्ता से मेरा कुछ लेना देना नहीं, संजय गुप्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ईश्वर साक्षी है कि कोई भी मारा मारी वहां हुई नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या आप चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे साथ और अंटिल द परमिशन इज ग्रांटेड बाय ऑनरेबल कोर्ट कोई आदमी वहां निर्माण न करे। मैं शांति प्रिय आदमी हूं, इसलिए मैंने काम को रोक दिया। मैं भी झगड़ालू होता तो मैं अपना काम चालू किए रहता, पैसा खिलाता, चालू किया रहता, लेकिन नहीं, मैंने कहा न्यायालय का आदेश लेने के बाद काम करूंगा। कितनी जमीन है जहाँ भी? सर ये करीब 3 बिस्वा है। 3 जी सर, 40 फीट चौड़ी है। ये नरौली तिराहे पर, एकदम तिराहे पर जब आप पश्चिम तरफ मुड़ते हैं तो लेफ्ट साइड में है गड्ढा। जी। पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महासचिव सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जीडी ग्लोबल स्कूल के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने जीडी ग्लोबल स्कूल में एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ आजमगढ़ के तत्वाधान में तृतीय राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 12 से 14 मार्च तक जीडी ग्लोबल स्कूल आजमगढ़ में संपन्न होगा। पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महासचिव सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे प्रदेश के लखनऊ, आगरा, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, रामपुर, वाराणसी सहित लगभग 24 जनपदों की टीमों से 350 खिलाड़ी विभिन्न भार वर्गों में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी प्रतिभाग करेगी, जो कि विशेष गौरव की बात है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
उन्हें राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान होगा। राष्ट्रीय स्तर के रेफरी व जजों के द्वारा निर्णायक की भूमिका निभाई जाएगी। पूरी चैंपियनशिप की वीडियोग्राफी संपन्न होगी। इंडियन पेंचाक्सिलाट फेडरेशन के नए नियमों के अनुरूप चैंपियनशिप का आयोजन होगा। में 3rd यूपी स्टेट पेंचाक्सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है 12 से लेकर के 14 मार्च तक, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 25 जनपदों के खिलाड़ी प्रतिभाग करने वाले हैं। उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीम इसमें प्रतिभाग करने वाली है, क्योंकि पेंचाक्सिलाट गेम अब भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। एशियन गेम्स में एज ए मेडल स्पोर्ट शामिल है। ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले थे उसमें एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स भी ये शामिल था। उसके साथ साथ में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग मान्यता के लिए प्रयासरत हैं, और यूपी ओलंपिक एसोसिएशन ने अभी हमें जल्दी ही मान्यता प्रदान किया है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों में एक उत्साह है, और आजमगढ़ जो है वो एक केंद्र बनता जा रहा है पेंचाक्सिलाट और अन्य मार्शल आर्ट्स खेलों का। जीडी ग्लोबल स्कूल में हम लोग लगातार ऐसे प्रतियोगिताएं करा करके आजमगढ़ के जितने भी खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, उनको प्रोत्साहन करने का कार्य कर रहे हैं। गौरव अग्रवाल जी जो यहाँ के प्रबंधक हैं विश्वविद्यालय के, उनका पूर्ण रूप से सहयोग मिलता रहता है इस खेल को आगे बढ़ाने में। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम प्रतिभाग कर रही है पेंचाक्सिलाट की इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में। हम लोगों ने खिलाड़ियों के रहने से लेकर के, खाने से लेकर के सारी व्यवस्थाएं कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अगर आ रहे हैं तो हम जनपद वासियों का भी एक सौभाग्य है कि उन्हें एक अच्छी मेज़बानी हम पेश कर सकें, उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम दे सकें, ताकि इस खेल को आगे बढ़ाया जा सके। कब से शुरू हो रहा है? ये 12 मार्च से शुरू हो रहा है और 14 मार्च तक ये होना है। 3 दिन का यह प्रतियोगिता है। कौन कौन लोग खेल रहे हैं? कितने उम्र से कितने उम्र तक लोग? इसमें 10 साल से लेकर के 35 ईयर्स तक, 35 साल तक के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरीज में ये चैंपियनशिप है। प्री टीन जिसमें 10 और 11 साल के बच्चे होते हैं, 12 से लेकर के 14 साल के बच्चे सब जूनियर में खेल रहे हैं, 14 से लेकर के 17 साल तक के बच्चे जूनियर में, और 17 साल से 35 साल जो सीनियर कैटेगरी है उसमें भी खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। और लगभग पूरे प्रदेश से 350 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। खेल का मेन उद्देश्य क्या रहेगा? खेल का मेन उद्देश्य है बच्चों में आत्मरक्षा को लेकर के बढ़ावा देना। बच्चे खेल से जुड़ेंगे। अभी हम मोदी जी ने भी अभियान चलाया है खेलो इंडिया का, खेलेगा युवा जीतेगा भारत अभियान चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत चल रहा है। इसी के तहत हम लोग भी ये कार्य कर रहे हैं कि पूर्वांचल का जो बेल्ट जो खेलों में काफ़ी पिछड़ा है, ऐसे में खिलाड़ियों को निखार करके आगे लाया जा सके, उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा हम लोग दे सकें, व्यवस्था दे सकें। और जब हमारे पूर्वांचल के खिलाड़ियों के बीचों बीच जब चैंपियनशिप होगी तो एक उनका उत्साहवर्धन रहता है। उनके घर पे जब चैंपियनशिप होती है तो वो और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे आगे आने वाले समय में हमारे जो पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, जो उत्तर प्रदेश की टीम बनेगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वांचल के खिलाड़ी हमारे शामिल होंगे, आजमगढ़ के शामिल होंगे। ये फायदा मिलेगा कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे प्रतिभाग करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करके मेडल भी दे सकेंगे। जीडी ग्लोबल स्कूल के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने बताया कि सभी खिलाड़ियों के लिए उचित प्रबंध किया गया है। आजमगढ़ में आत्मरक्षा के लिए इस खेल को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहेगा। बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए यह खेल बहुत ही उपयोगी है। चैंपियनशिप में उच्च स्तर की सुविधाएं यहां पर खिलाड़ियों को मिलेंगी। कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखकर खिलाड़ियों के लिए उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ में इस चैंपियनशिप के आयोजन से पूर्वांचल के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे स्कूल में जैसे सूरज जी ने सब बताया कि 12 से लेकर 14 तारीख के बीच में 3rd यूपी स्टेट पेंचाक्सिलाट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरह के बड़े बड़े राज्य स्तरीय आयोजन हमारे स्कूल में लगातार हो रहे हैं। और ये पूर्वांचल का एक गढ़ बनता जा रहा है हमारा आजमगढ़, जिसमें ये प्रतियोगिताएं बहुत ही कंटिन्यूस लगातार तरीके से होती रहती हैं। और इसमें सूरज जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि वो कराटे और पेंचाक्सिलाट जो कि बहुत ही नया गेम है उसको उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और यहाँ पे फ्यूचर हमारा आजमगढ़ का बहुत ब्राइट नज़र आता है इसमें, क्योंकि करीब 60 प्रतिभागी तो हमारे जिले के भाग ले रहे हैं और कुछ 350 लोग आ रहे हैं इसमें विभिन्न जिलों से, पूरे यूपी से, जिसमें कि लखनऊ, कानपुर या गोरखपुर, बनारस जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। और ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता है और ये इसका तीसरा ये संस्करण होगा। इसका शुरुआत भी हमारे विद्यालय से हुई थी और दूसरा संस्करण लखनऊ में किया गया था और ये तीसरी बार हमारे विद्यालय में हो रहा है। जनपद के हरौला थाना क्षेत्र के भकुही ग्राम में विद्युत पोल पर केबल लगाते समय करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी बुरी तरह से झुलस गया। ग्रामीणों द्वारा उसे इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक का शव रखकर बूढ़नपुर अहरौला रोड पर जाम लगा दिया। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। जानकारी के अनुसार अहरौला थाना क्षेत्र के भकुही ग्राम में सुबह 11:30 बजे केबल लगाने के लिए विद्युत पोल पर चढ़े लाइनमैन डब्लू पुत्र जगधारी राम निवासी ग्राम कुसमरहा थाना कप्तानगंज करंट की चपेट में आने से झुलस गया। ग्रामीणों द्वारा उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला ले जाया गया। इलाज के लिए जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिवार में मातम छा गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के शव को लेकर बूढ़नपुर अहरौला रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना पर एसडीएम बूढ़नपुर अरविंद सिंह पहुंच गए। एसडीएम द्वारा मृतक के पत्नी सरोजा को 1 लाख का चेक देने की घोषणा की और 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिलाने का आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बता दें कि मृतक 2010 से पावर हाउस गोपालगंज विद्युत संविदा कर्मी के पद पर तैनात था। मृतक की 3 वर्ष की एक पुत्री और 5 वर्ष का पुत्र है। सम्मानजनक मानदेय व स्थायी कर्मी बनाए जाने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का यह धरना तीसरे दिन बुधवार को भी अंबेडकर पार्क में जारी रहा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांग लंबित है। अगर शीघ्र मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल और लखनऊ में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश अध्यक्ष द्रौपदी सिंह ने कहा कि हमारी 10 सूत्री मांगों में 62 वर्ष पर आंगनबाड़ी महिलाओं को बिना पेंशन व ग्रेच्युटी दिए ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। इन्हें अन्य राज्यों की भांति पेंशन ग्रेच्युटी के साथ सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। भारत सरकार के आदेशानुसार हर 5 साल पर इंक्रीमेंट का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों से किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्ति व पेंशन आदि संबंधी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद शासन द्वारा नई भर्तियों का शासनादेश जारी करना अनुचित है। नई भर्ती का शासनादेश व भर्तियां संबंधित विज्ञप्ति वापस लिए जाने की उन्होंने मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार से घोषणा पत्र का पालन कर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व मिनी आंगनबाड़ियों को 15,000 व सहायिकाओं का मानदेय 10,000 रुपये प्रदान करने की मांग की। हम लोगों की आंगनबाड़ी बहन जो है उनको 62 साल वाले को निकाला जा रहा है, बिना नोटिस बिना इन्फॉर्मेशन दिए निकाला जा रहा है और उनको 2 महीने काम करवा के भी मानदेय नहीं दिया गया उनका। बाकी जो हमारी बहनें हैं काम करती हैं उनको भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। किसी जगह ज़्यादा रहा, किसी आ ही नहीं रहा है। 1 साल से मानदेय नहीं आया है। सबसे बड़ी समस्या तो ये जो 4,000 5,000 सरकार दे रही है वो भी टाइम से नहीं दे रही है। और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं धरना के लिए। आगे और लंबी लड़ाई हम लोगों की चलेगी। हम लोगों को प्री प्राइमरी से भी सरकार जोड़ रही है और उसके लिए भी तक कोई बजट ये बताई नहीं कि हम पैसा बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। बस काम बढ़ाते जा रही है और समय बढ़ाते जा रही है, हम लोगों का ध्यान नहीं दे रही है। सरकार मुंह खोल के अपने मुंह से कहती 1500 रुपये हम देंगे, वो आज तक नहीं मिला है हम लोगों को। प्रोत्साहन राशि चाहे मोबाइल का बिल हुआ चाहे और किसी चीज़ का बिल कही थी सरकार, वो आज तक नहीं मिला हम लोगों को। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर रही है तो ये हम आगे और लंबी कार्रवाई करेंगे और अपना काम करते हुए भी हड़ताल करेंगे। ये 1 सप्ताह का है अभी। अगर नई सरकार हिलती है, नई सुनवाई कुछ करती है या आश्वासन देती है तो हम लखनऊ के लिए भी कुछ करेंगे। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड गोमती नगर लखनऊ, एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़ आजमगढ़, ब्रांच ऑफिस कंधरापुर बेलैसा हरियाणी जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर,
पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर,